Hello friends, welcome to EduTap. So finally the wait is over and we have brought the CA on the go series for December 2026 aspirants. देखिए, today is the first lecture of BRBL where we are going to cover regulation of banks. और हर एक लेक्चर का ड्यूरेशन लगभग 30 से 32 मिनट का होगा. तो जब आपका मन करे इन लेक्चर्स को आप यूट्यूब के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. बाकी चीजों को अच्छी तरीके से समझाना, पास्ट ईयर पेपर्स को कवर करना, एकदम स्ट्रक्चर तौर पे मैं सब कुछ बताऊंगा, ये गारंटी हमारी है. सो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, एक और जरूरी बात थी जो मैं आपको अवगत करवा देता हूं. एड्यूटैप आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट लेकर कुछ फ्री मटेरियल्स प्रिपेयर किए गए हैं. उन फ्री मटेरियल्स का एक्सेस आपको कैसे मिलेगा? तो डू लॉग इन टू द एड्यूटैप वेबसाइट edutap.in. इसमें एग्जाम सेक्शन में CAIB में चले जाइए. CAIB में फ्री मटेरियल है. अब इस फ्री मटेरियल में जब आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी कि आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, विच कंप्राइजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एमसीक्यूज है और डिटेल सिलेबस का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा. करना क्या है? जस्ट फिल योर नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, व्हाट डिस्क्राइब यू द बेस्ट, ईयर ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट और इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए तो वो फ्री बुक अपना डाउनलोड हो जाएगा. ओके. बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं. तो स्टे ट्यून टू द एड्यूटैप यूट्यूब चैनल, जिससे आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे. सर बातें बहुत हो गई, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग. तो इट मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स. क्या हम लोग बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट करवाते हैं? हाँ. अब बैंक उसी से तो लोन देगा ना, उसी से तो इन्वेस्टमेंट करेगा. तो इट मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक विच आर रीपेबल ऑन डिमांड. अगर आज मैं जीपे करना चाहता हूं किसी को 200 रुपए, तो मैं बैंक से ही तो बोल रहा हूं कि मैं 200 रुपए पेमेंट करना चाहता हूं, तो इट इज रीपेबल ऑन डिमांड. सेविंग्स अकाउंट से पैसे चले जाते हैं. और अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाई चेक और ड्राफ्ट, मैं अगर बैंक के पास जाके चेक एंड कैश कराऊं तो वो भी अलाउड है. तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने विथ रिगार्ड टू बैंकिंग. सर बैंक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, नेशनलाइज बैंक, और भी कई तरीके के, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक. सर सब कुछ हमें पढ़ना है क्या? हाँ, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए जितना दरकार था उतना मैंने आपको इंफॉर्म कर दिया. So this is done. आगे इंडिया के जो बैंक्स है, दे आर गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ओवरसी और मॉनिटर करता है. तो हम हर एक एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो कवर करने जा रहे हैं. लाइक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुल मिलाकर 6 बातें हैं. पहली, सेक्शन 6 which deals with the business that a bank is permitted to do. Section 8, prohibited business. Then section 9 deals with disposal of non-banking assets. Section 22, licensing of banking companies. Section 38, winding up by High Court. And Section 49A, restriction on acceptance of deposits, withdrawal by check. एकदम आराम से हौले हौले हर एक को समझना है. वी आर नॉट इन अ हरी. सो व्हाट ऑल बिजनेस अ बैंक इज परमिटेड टू डू. क्या हम कस्टमर्स अपने पैसे डिपॉजिट्स करवाते हैं? जी हां. बैंक हमें लोन भी देता है. लोन ऐसे ही दे देगा क्या? उसके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो दैट सर्व एज अ कोलैटरल. थर्ड पार्टी को बैंक गारंटी भी देता है. अगर कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है तो बिल वगैरह को फिनेंस करवा देगा. एंड ही कैन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो इंडेमनीफाई द लॉस. फिर सेक्शन 8
टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिटेड बिजनेस। कौन सा ऐसा धंधा है जो बैंक नहीं कर सकता? यू आर नॉट अलाउड टू इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। मैं अगर बैंक के पास जाकर बोलता हूं कि ये 2 किलो आटा मुझसे आप खरीद लीजिए और उसके बदले मुझे पैसे दे दीजिए, एटा चॉलबेना, बाइंग नॉट अलाउड, और ना ही आप कुछ बेच सकते हो। अच्छा, ये स्टाइलस आप ले लो, उसके बदले मुझे आप कैलकुलेटर दे दो, तो ये बार्टर हो गया कि नहीं? तो बार्टर इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो नो ट्रेडिंग, नो बाइंग, नो सेलिंग, नो बार्टरिंग। फिर सेक्शन 9, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। कंसिडर कीजिए कि मैं किसी बैंक के पास जाकर 5 करोड़ का लोन लिया और उस लोन के अगेंस्ट मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई, तो उस प्रॉपर्टी को बैंक को सेल करना होगा विद इन 7 years। सो अ बैंकिंग कंपनी शेल नॉट होल्ड नॉन बैंकिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 years। 7 साल तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा नॉट अलाउड। नाउ दिस 7 year period is calculated from the date of acquisition of the property, जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, और द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट whichever is later। 7 साल के बाद, मतलब विद इन दिस पीरियड, ये प्रॉपर्टी को आपको डिस्पोज करना ही पड़ेगा। बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आरबीआई इस 7 साल के पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है टू अनदर 5 years। तो 7 + 5 कितना हो गया? 12 साल। लेकिन ये एक्सटेंशन आरबीआई देगा कब? इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंक के डिपॉजिटर्स। ओके। फिर सेक्शन 22, कोई भी अपना एक नया बैंक अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दिस सेक्शन सेज कि whenever a new bank wants to start its operations in India, it must obtain a banking license from the RBI। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक हो, सबके सबको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बट नेशनलाइज बैंक के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसका लॉजिक ये है कि दीज आर फॉर्म्ड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980। बिकॉज नेशनलाइज बैंक्स वो होते हैं जो कभी प्राइवेट बैंक्स थे और फिर गवर्नमेंट ने इनका मेजर शेयर एक्वायर करके इन्हें नेशनलाइज किया। तो जब ये प्राइवेट बैंक्स थे उसी वक्त उन्होंने बैंकिंग लाइसेंस ले लिया होगा, तो फिर से लाइसेंस लेने की दरकार नहीं है। ओके। फिर सेक्शन 38 ये हमसे कहता है कि आरबीआई के पास ये पावर है कि वो हाई कोर्ट पे अप्लाई करके ये फलाने बैंक को बंद करवा सकती है। लेकिन आरबीआई ऐसा करेगा कब? अगर उस बैंक का इतना दम नहीं है, इफ दे आर अनेबल टू पे इट्स डेट्स, इफ दे फेल टू कंप्लाई विद द आरबीआई डायरेक्शंस, या फिर बैंकिंग अफेयर्स कुछ इस तरीके से चल रहे हैं जो डिपॉजिटर्स के हित के अनुसार नहीं है, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो कितने सिचुएशंस है? 3, 1, 2 and 3। फिर सेक्शन 49A, मेरे पास 5 लाख रुपए का चेक है, वो चेक मैं कहां से इनकैश करवा सकता हूं? कोई भी बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एनी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और एनी फर्म और अदर पर्सन स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। क्या वो चेक को मैं किसी प्राइवेट कंपनी या किसी इंडिविजुअल के पास जाके इनकैश करा सकता हूं? नो, दिस पावर इज ओनली कन्फाइंड टू दीज ऑल एंटिटीज। बट इस प्रोविजन का भी एक एक्सेप्शन है। सो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 49A डज नॉट अप्लाई टू एनी सेविंग्स बैंक स्कीम रन बाय द गवर्नमेंट। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक स्कीम जो चलता है, यहां पर अगर मैं चाहूं तो जाके अपना चेक को इनकैश करा सकता हूं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर आइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में। यहां कितनी चीजें पढ़नी है? पहले मैं आपको थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, देन शेड्यूल्स टू द आरबीआई एक्ट 1934, फिर सेक्शन 42, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 18। ये भी आसानी है। तो आरबीआई एक्ट 1934 ये कब आया? 6 मार्च 1934 को। दिस एक्ट डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई के बोर्ड में कितने मेंबर्स होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है।
प्राइमरी एम क्या है? आरबीआई का प्राइमरी एम क्या है? टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही वो पावर है कि वही करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं, एंड टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। मतलब चीजें इस तरीके से चले जो हमारे देश के हित के लिए हो, विच प्रूव्स टू बी एन एडवांटेज फॉर आवर कंट्री। अब आरबीआई एक्ट 1934 में दो शेड्यूल्स है। पहला शेड्यूल लिस्ट द टेरिटरीज और एरियाज जहां पे आरबीआई वॉज ओरिजिनली ऑथोराइज टू ऑपरेट, वो टेरिटरीज वो एरियाज जहां पे आरबीआई ऑपरेट कर सकता है। बेसिकली इट इज डिफाइनिंग द ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द आरबीआई। बट सेकेंड शेड्यूल उन बैंक्स को लिस्ट करेगा विच क्वालिफाई एज शेड्यूल बैंक्स। अब कोई भी बैंक शेड्यूल बैंक बन सकता है क्या? नहीं, इसके भी कुछ कंडीशंस है। पहला, इट इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज बैंकिंग कंपनी। आप लाइसेंस ले लो सेक्शन 22 में। ऑपरेशन शुड बी रन इन सच अ वे विच आर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, और आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 5 लाख का होना चाहिए। कितनी शर्तें हैं? 3 कंडीशंस। नाउ सेक्शन 42 इट मैंडेट्स कि एवरी शेड्यूल बैंक, हर एक शेड्यूल्ड बैंक को एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, और उसी को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। लाइक उदाहरण के तौर पे अगर एचडीएफसी बैंक के पास 1,000 करोड़ रुपए हैं इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर डिपॉजिट, तो उसका 4% सीआरआर फिक्स्ड है, 4% बैंक को डिपॉजिट करना पड़ेगा विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस मैंडेटरी रिजर्व एंश्योर्स कि बैंक ऑलवेज मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ लिक्विड फंड्स which helps in preventing liquidity crisis और बैंक फेलियर। ये सीआरआर मेंटेन करने से कहीं ना कहीं कोई बुरा समय अगर आ गया आगे जाके, तो ये बहुत बड़ा हेल्प की तरह काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स द बैंक फ्रॉम लिक्विडिटी क्राइसिस और फेलियर्स। ओके, फिर सेक्शन 8, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड में कुल मिलाकर 21 लोग हैं। कितने हैं? 21 लोग। और उसका मैं आपको बाइफर्केशन दे रहा हूं। एक गवर्नर रहेगा और अप टू 4 डेप्यूटी गवर्नर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक गवर्नर है और अप टू 4 डेप्यूटी गवर्नर्स विच विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1 + 4 कितना हो गया? 5। फिर 4 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 4 लोकल बोर्ड्स। तो यहां पर 5 + 4 9। फिर 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 10 + 9 19, एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 19 + 2 21। तो मैक्सिमम टोटल कितने मेंबर्स होंगे? 21। फिर सेक्शन 18, इट प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स व्हेन अ स्पेशल ओकेजन अराइजेस, मेकिंग इट नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। सर उदाहरण के हेल्प से समझाइए ताकि चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो हमारे देश के किसान हमारे गौरव हैं। अब किसान को पैसा चाहिए, बैंक बोलता है कि वी आर शॉर्ट ऑफ लिक्विड कैश, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। अब अगर बैंक लोन नहीं देगा, एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर ही कोलैप्स हो जाएगा। तो आरबीआई क्या बोलता है? डरो मत, मैं सेक्शन 18 लेकर आया हूं। आरबीआई बैंक के पास जाएगा एंड इट विल बी सेइंग कि आप फार्मर से एग्रीकल्चरल बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए, और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मैं खरीद लूंगा। अगर उसका वैल्यू 1 लाख का है तो मैं आपको 95,000 तो दे ही दूंगा। तो बैंक के पास 95,000 रुपए आ गए। बैंक के पास पहले पैसे नहीं थे, अब 95,000 आ गए। वही 95,000 वो फार्मर्स को दे देगा, और किसान उससे बीज, फर्टिलाइजर्स और वर्किंग कैपिटल, जिससे उनका धंधा आराम से चले। तो समझ पा रहे हो? एक बार फिर से पढ़ना जरूरी है इसको कि इट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डायरेक्टली फार्मर्स के बिल्स को आरबीआई डिस्काउंट कर रहा है। एंड प्रोमिसरी नोट्स। अब प्रोमिसरी नोट्स क्या होते हैं ये हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एकदम डिटेल में समझेंगे, मजा आ जाएगा समझने में। तो इट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स व्हेन अ स्पेशल ओकेजन अराइजेस। वो स्पेशल ओकेजन हमारे एग्जांपल में क्या था कि बैंक के पास लिक्विड कैश नहीं है,
मेकिंग इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो कुल मिलाकर तीन बातें थी, पहला आरबीआई एक्ट, दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये खत्म हो चुका। अब आ जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो आवर गवर्नमेंट सर्व्स एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। वो हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं ना, सबको मॉनिटर और ओवरसी करता रहता है। इनके पास भी कुछ कुछ पावर दिए गए हैं। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन कॉन्फर्ड with extensive powers under the RBI Act and Banking Regulation Act to regulate banks either directly or indirectly। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने पावर दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ने और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने। वो पावर का रिजल्ट क्या है कि आप एंटायर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने आरबीआई को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर दिया या गवर्नमेंट को क्या पावर दिया। रिमूवल ऑफ मैनेजेरियल पर्सन। तो अपील अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ मैनेजेरियल पर्सन ऑफ अ बैंक एक्सरसाइज बाय द आरबीआई मे बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी बैंक के मैनेजेरियल पर्सन को आप हटाना चाहते हो तो उसके अगेंस्ट अपील सेंट्रल गवर्नमेंट को किया जा सकता है। फिर बैंकिंग लाइसेंस, ऑलरेडी बता दिया था कि चाहे आप प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर अंडर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 53 ऑफ द बीआर एक्ट, suspension of operations or exemptions from any of the provisions of this particular act may be permitted by the government of India on recommendation of RBI। अगर RBI रिकमेंड करे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के किसी प्रोविजन से एग्जेम्पशन दे सकता है। फिर अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नोटिफाई करता है कि विच अदर बिजनेस अ बैंकिंग कंपनी में एंगेज। जैसे ऊपर हमने देखा था ना कि कोई भी बैंक केवल और केवल इन बिजनेसेस में ही इंडल्ज इन्वॉल्व हो सकता है, लाइक डिपॉजिट लेंडिंग, बिल फाइनेंस, इंडेमनिटी, कोलैटरल, बैंक गारंटी। इनको छोड़कर अगर कोई और पॉइंट भी जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है इन एडिशन टू द लिस्ट विच वी हैव कवर्ड अबव। ओके, और क्या पावर्स है गवर्नमेंट को? जैसे कि हमने सेक्शन 4 देख लिया, सेक्शन 53 देख लिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 देखा, सेक्शन 10B देखा, 36AA, सेक्शन 22। इसके अलावा भी तो और भी कुछ पावर्स होंगे ना। तो अप्रूवल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी बाय अ बैंकिंग कंपनी फॉर सर्टेन बिजनेस। अगर कोई बैंक अपना सब्सिडरी खोलना चाहता है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कोई बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर करना चाहता है, गवर्नमेंट से इजाजत लीजिए। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोर्ट लिक्विडेटर अटैच टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 38A। तो यहां हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की तो कुछ बातें सीखी। फिर आइए आरबीआई एक्ट में। सो अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 of the Reserve Bank of India Act, the government of India has been conferred with the powers to give directions to the RBI। हमारा सरकार आरबीआई को डायरेक्शंस देगा जब भी उसे लगे इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन क्या वो डायरेक्शंस एकदम डायरेक्ट होंगे कि नहीं भैया जो हम बोल रहे मानना ही पड़ेगा? नहीं, आप कंसल्ट कीजिए विद द गवर्नर ऑफ आरबीआई। हालांकि ये जो पावर है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, ये बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। अगर मैं एकदम फैक्ट्स के बेसिस में बताऊं कि तो ये पावर अक्टूबर 2018 को यूज किया गया था। तो इट वाज रिपोर्टेड दैट द फर्स्ट एंड द ओनली टाइम powers under section 7 subsection 1 were utilized by the government of India was in October 2018 when separate letters were sent to the RBI governor giving directions on issues ranging from liquidity for NBFCs, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर वीक बैंक्स। ओके, तो यहां आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जितनी बातें थी मैंने आपको सब कुछ बता दी। तो क्या फटाफट कुछ सवाल किए जाएं? हाँ सर, झटपट करवा दीजिए।
तो a scheduled bank in India is required to maintain a certain percentage of its demand and time liabilities as cash balance with the RBI. This requirement is prescribed under Section 42 of the RBI Act 1934 and is used as an important monetary policy to manage liquidity in the banking system. So Section 42 of the RBI Act 1934 primarily deals with which of the following? क्या ये कैश रिजर्व रेशियो से डील करता है? हाँ सर, क्या आपने ये बताया था क्या? अरे हाँ भाई, ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहे हैं। देखिए सेक्शन 42 सीआरआर। अच्छा, ये सारे सवाल आपके एग्जाम्स के हैं। सो दिस इज डन। फिर अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंक को लाइसेंस चाहिए। सर लाइसेंस चाहिए तो आप सेक्शन 22 में चले जाइए। तो करेक्ट आंसर है सी। नाउ अंडर विच शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आर शेड्यूल्ड बैंक लिस्टेड? तो इसमें आरबीआई एक्ट के दो शेड्यूल थे, पहला और दूसरा। तो यहां पर सेकेंड शेड्यूल में कवर्ड है, देखो। So B is my right answer. So this is all about today's lecture. बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। और कैसा लग रहा है ये हमारा सीरीज, आपको कैसा लग रहा है? हर वीडियो के अगेंस्ट प्लीज कमेंट किया कीजिए या लाइक बटन पर प्रेस किया कीजिए, जिससे हम लोग भी मोटिवेटेड हो इस तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।